कुछ सालों पहले जब ट्रेन 18 या वंदे भारत एक्सप्रेस लॉन्च हुई थी, उसी समय पर खबरें आना शुरू हो गई थी ट्रेन 20 के बारे में। मैंने भी एक वीडियो बनाई थी ट्रेन 20 के ऊपर कि क्या उसके अंदर होगा क्या नहीं होगा, लेकिन वो वीडियो पूरी तरीके से गलत थी। इसके लिए मैंने डिसाइड किया कि 2022 में उस चीज़ को रेक्टिफाई करने के लिए ये जानने की कोशिश करी कि एक्चुअल में उस प्रोजेक्ट के साथ में हुआ क्या। प्रोजेक्ट रिसर्च के लिए मैंने ट्रेन 18 के जो जनक है मिस्टर सुधांशु मनी, उनको मेल किया और सवालों के जवाब के साथ साथ मुझे एक मौका भी मिला उनके साथ में बात करने का, एक इंटरव्यू या एक पॉडकास्ट करने का, जो आप अभी आगे जाकर सुनोगे। अगर आपने कभी इंटरव्यू या पॉडकास्ट नहीं सुने तो आपको मैं रेकमेंड करूंगा कि अगर आप कोई दूसरा काम कर रहे हो अपने कंप्यूटर या मोबाइल पे, तो इसे आप बैकग्राउंड में चलते रहने दे सकते हो। यहाँ पे विजुअली चीजें देखने आपको कम मिलेगी, लेकिन सुधांशु मनी जी के द्वारा बहुत सारी चीजें आपको जानने के लिए मिलेगी। हमारे रेलवेज के बारे में, कई सारे इंटरेस्टिंग चीजों के बारे में जो देश की रेलवे में हो रही है, हो चुकी है और मे भी आगे होगी। साथ साथ कुछ इंटरनल चीजों के बारे में भी आपको जानने के लिए मिलेगा और कई सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। तो शुरुआत करते हैं। तो आप सबको आज मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा सुधांशु मणि जी से। हमारे देश के अंदर जो ट्रेन 18 चलती है, जो आज वंदे भारत एक्सप्रेस के नाम से हम जानते हैं, उनके पीछे जो व्यक्ति है, जो जनक है उस ट्रेन के, वो सुधांशु मणि जी के है। हमारी जो आईसीएफ फैक्ट्री है, वहाँ पर अपनी टीम के साथ में रिकॉर्ड समय में इन्होंने इस ट्रेन को बनाया था और इस ट्रेन को हमारे देश के अंदर इतना प्यार मिला है कि अभी जो हमारा रिसेंट बजट हुआ, उस टाइम पे आप सब जानती होंगे कि 400 ऐसी और ट्रेन बनेगी अगले कुछ सालों में, ऐसा भी गवर्नमेंट ने कहा है। तो उसकी क्या कहानी थी, इसके अलावा कुछ जो दूसरे प्लान्स हुए थे सर की तरफ से हमारे रेलवेज में कुछ और चीज़ें इंट्रोड्यूस करने के लिए, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। साथ साथ एक और चीज़ मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, सुधांशु मणि सर जो है वो ना सिर्फ यहाँ पर ट्रेन 18 या फिर जो वंदे भारत एक्सप्रेस थी उसके पीछे एक बड़ा रोल प्ले कर चुके हैं, लेकिन अराउंड 3.5 दशक जो है अपने लाइफ के इन्होंने रेलवेज के अंदर ही दिए हैं। जो हमारे देश के से हमारे देश के अंदर से जो चीज़ें एक्सपोर्ट हुई है बाहरी देशों को रेलवेज के अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में से, वहाँ पर मणि जी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहा है। और अगर हम टेक्निकल चीज़ों को ज़रा साइड में भी रख दें, तो जो आज हमें रेलवे स्टेशन पर फैसिलिटीज़ नज़र आती है, कई सारी इंपॉर्टेंट फैसिलिटीज़ जो आज हम काइंड ऑफ डायरेक्टली रिलेट कर लेते हैं रेलवेज में होती ही है, उसके पीछे भी मणि सर रहे हैं। इसके अलावा कई सारी क्रिएटिव चीज़ें जो रेलवेज ने की है, आर्ट्स रिलेटेड चीज़ें, झलकाने रिलेटेड, वो चीज़ें भी मणि सर ने ही की है। और इन चीज़ों के बारे में भी हम बात करेंगे एंड में, लेकिन पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं जो कोर रेलवेज में आती है। तो सर नमस्कार फिर से एक बार पावर ट्रेन चैनल में। और नमस्कार। वापस एक बार मेरे ऑडियंस के सामने भी मैं अपोलोजाइज करना चाहूंगा आपसे कि कुछ सालों पहले मैंने भी एक वीडियो बनाई थी ट्रेन 20 से रिलेटेड, और कई सारी गलत इंफॉर्मेशन वहां पर मैंने दी थी ऑडियंस को। तो आपसे क्षमा चाहता हूँ उस बात के लिए, ठीक है। तो अभी शुरू करते हैं सवाल जवाब, ठीक है। जी जी जी। तो मेजरली सर हम जो इनिशियल सवाल मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, वो ट्रेन 20 से ही रिलेटेड है। तो ये शुरुआत ऐसी हुई कि जब मुझे पता चला कि वीडियो जो है वो गलत हुई है, रेक्टिफाई से करना है, तो आपके अलग अलग इंटरव्यूज आपने कहीं पर जो दिए थे वो सब मैंने सुनना शुरू किए, अपनी कुछ चीजें लिखी भी है वो भी मैंने पढ़ी। तो काइंड ऑफ एक आइडिया मुझे मिल गया कि किस रीजन के वजह से वो प्लान जो है वो कंटिन्यू नहीं हो पाया। लेकिन एक बार अब मैं आपसे जानना चाहूंगा ऑडियंस की वजह से, एक मेजर मतलब मैं क्लासिफिकेशन सवाल का इस तरीके से करना चाहूंगा कि जो कॉन्सेप्ट था उस ट्रेन का, वो ट्रेन मीटिंग के समय पर ही टीम ने सामने रख दिया था, आपने वो डिसाइड कर लिया था, या फिर जब ट्रेन को जरा प्यार मिलने लग गया, सक्सेस जब उस ट्रेन को मिलने लगा, उसके बाद में डिसाइड किया गया कि अगला वर्जन ये होगा। अगर वो सर पहले ही था तो आपका मैंने वो भी सुना था कि जहां पर आपने कहा था कि रेलवे बोर्ड और चेयरमैन ने जो है आपको काइंड ऑफ थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ा था ट्रेन 18 को अप्रूव कराने के लिए, तो वो जी। उसी समय पर हो गया था या फिर बाद में किस तरीके से वो प्रोसेस चला? अच्छा जी। तो पहले तो जो आपने वीडियो की गलती के बारे में पब्लिक से क्षमा मांगी, बड़ी अच्छी बात है। और वैसे ये बता दूं कि ज्यादातर ये रेलवे के बारे में जो यूट्यूबर्स हैं, वो ज्यादा से ज्यादा व्यूज इकट्ठा करने के लिए कुछ भी चलाते रहते हैं उसमें, और जिसके सच्चाई से कोई मतलब नहीं रहता, और व्यूज भी उनको खूब मिलते हैं। उसमें वो दिखा देते हैं कि भारतीय रेल तो बस अब जापान के बाद शायद भारतीय रेल का ही नाम आने वाला है, पर सच्चाई ऐसी नहीं है। और अच्छा है कि अब आपने रियलाइज किया, और आगे से भाई पब्लिक के सामने सही बात रखी जाए तो बड़ा अच्छा है। और केवल मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाने से कोई फायदा तो है नहीं। अब आपके सवाल पे आता हूँ। तो नहीं, ऐसा था कि ये जब ट्रेन 18 का सैंक्शन आ गया और हम लोग ने काम शुरू कर दिया, हम लोग को एक लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस आ गया कि ये बन जाएगी। 1.5 साल में बन पाएगी कि नहीं, ये तो हमेशा डाउट रहा।
लेकिन ट्रेन बन जाएगी हमारे अपनी कैपेबिलिटी आईसीएफ की और इंडस्ट्री की कैपेबिलिटी इक्वली इंपॉर्टेंट टू सप्लाई द कंपोनेंट्स एंड इक्विपमेंट्स एंड स्पेयर पार्ट्स। तो उससे लग गया कि ये तो बनेगी। और पहले जो एक ट्रेन सेट का टेंडर रेलवे बोर्ड कर रहा था वो मेनली इंपोर्ट करने के लिए ही था, वो 15 ट्रेन सेट का, उसमें एल्यूमिनियम और स्टील बॉडी दोनों का ऑप्शन दिया गया। तो ट्रेन 18 जब हम लोग ने डिसाइड किया तो लॉजिकली स्टेनलेस स्टील चूज किया, क्योंकि एल्यूमिनियम की प्रोफाइल्स का एक्सट्रूजन और उसकी इवन जो एल्यूमिनियम वेल्डिंग, उसकी कैपेबिलिटी आईसीएफ में तो छोड़िए पूरे कंट्री में भी उस लेवल की अभी भी नहीं है। तो जब भी आएगी एल्यूमिनियम प्लेन तो किसी का हाथ पकड़ना पड़ेगा हमको, उसकी मदद से आएगी। हाथ कैसे पकड़ा जाए जिससे हम आगे सीख जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो जब हम लोग ने ट्रेन 18 का काम शुरू हो गया, मुझे ठीक डेट याद नहीं है, लेकिन 2017 के मिडिल में कभी ये हम लोगों ने सोचा कि ये तो हम लोग बना रहे हैं, इसका जो दूसरा वर्जन है जो दुनिया में अब ज्यादा एडवांस ट्रेन स्पेशली हाई स्पीड में एल्युमिनियम की बनती है। ऐसा नहीं कि सब ट्रेन एल्युमिनियम की बनती है, अभी भी स्टेनलेस स्टील की भी बनती हैं और इवन कॉटन स्टील की भी बनती हैं। लेकिन हमारी एक बड़ी कंट्री है, हर तरह की चीजें हमें ट्राई करके प्रूफ ऑफ द पुडिंग के हिसाब से डिसाइड करना चाहिए कि हमारे लिए क्या ठीक है। हो सकता है हम दोनों बनाते रहे आगे। तो ये हम लोगों ने सोचा कि एल्युमिनियम ट्रेन सेट भी आनी चाहिए, और उसके लिए बड़ा एक डिटेल्ड हम लोगों ने प्रपोजल बनाया कि हम जगह देंगे आईसीएफ में, आप 2-4 रेक जो भी है बाहर से बना के लाएं, जो भी सक्सेसफुल बिडर होता, इसके बाद आके आप आईसीएफ में ही बनाइए। सारे इक्विपमेंट भी लग जाएंगे, हम आपको पूरी जगह दे रहे हैं, आपने और भी चीजें हम कुछ दे रहे हैं, उसमें पेंट बूथ दे रहे हैं, बहुत कुछ हम दे रहे हैं, बाकी आप ले आओगे और यहाँ लगाओगे और यहाँ बनाओगे और हमारा स्टाफ आपके साथ काम करेगा। डिजाइन भी जब करोगे तो हमारे लोग के साथ बैठ के करोगे। और आप अगर इस समझते हो कि हम डिजाइन नहीं देना चाहते, नो हाउ तो आप देते हो, नो वाई नहीं देना चाहते, तो आप नमस्कार, आप फिर पार्टिसिपेट मत करो, आपको ऑर्डर नहीं देंगे। हमारा ये जो एक लीवरेज है इतनी ट्रेन खरीदने का, इसको इस्तेमाल करके अपने पर्सनल को आईसीएफ में एम्पावर किया जाए, ये हम लोग की मतलब इसके पीछे ये भावना थी। तो वो परस्यू करना पड़ा। ट्रेन 18 की तो कहानी शायद सुनी होगी आपने, बहुत मुश्किल से चेयरमैन साहब ने सैंक्शन दिया, बाकी बोर्ड मेंबर नहीं चाहते थे। इसमें भी वही चेयरमैन साहब की मदद लेनी पड़ी और एक हमें चिट्ठी मिल गई थी कि आप यू गो हेड विद द कॉन्ट्रैक्ट ट्रेन 20 के लिए। अब वो जब ट्रेन 20 और डिटेल डिस्कशन हम लोग ने जितने भी मेजर रोलिंग स्टॉक मैन्युफैक्चरर्स हैं उन सबसे किया हम लोगों ने, कम से कम 4 कंपनीज के साथ डिटेल डिस्कशन, प्री बिड मीटिंग्स कर वर्केट, फिर टेंडर हम लोगों ने खोला। और हम लोग की बहुत ज्यादा इच्छा थी कि कम से कम 2 ऑफर जरूर आए, अगर एक ऑफर आता है तो फिर डिसाइड करने में दिक्कत हो जाती है। तो लास्ट मोमेंट पे एक कंसोर्शियम जिसमें 2 बड़े रोलिंग स्टॉक मेजर थे, वो जिस दिन टेंडर खुल रहा था उस दिन सुबह उन्होंने फाइनली दे बैक्ड आउट एंड दे डिडंट गो। अब जो भी उसके रीजन रहे हो उसमें नहीं जाएंगे। तो हम लोग को एक ही ऑफर मिला और थोड़ा बहुत जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थी हमारे डॉक्यूमेंट में, उसमें भी एक छोटी सी मिस्टेक कही जा सकती थी, रह गई थी। इन सब का फायदा उठाते हुए ये बोर्ड से डायरेक्टिव आ गया कि ये अब आप इसको मत करिए। और फिर वो वहीं पे अटका हुआ आज तक। एक बहुत जबरदस्त कॉन्ट्रैक्ट के तहत एक अच्छी ट्रेन हम लोग को मिलती, वो नहीं हो पाया। अब हम सुनाई दे रहा है इन 400 में सब्सटैंशियल पार्ट एल्यूमिनियम ट्रेन सेट का भी होगा। तो उम्मीद है कि अब जो चीज 4 साल पहले नहीं हो पाई अब शायद हो, ऐसी उम्मीद है। वही सर, मेरे को इसी जुड़ा सवाल आगे पूछना था। जैसे हमने जो रिसेंट जो 400 ट्रेन वाली खबर पड़ी, वहां पे भी उन्होंने मेंशन किया कि मेजोरिटी जो ट्रेन हम बनाएंगे वो एल्यूमिनियम से ही बनेंगे, और बाकी जो भी फिर एल्यूमिनियम के बेनिफिट्स है ज्यादातर आर्टिकल्स में वही मेंशन किया जाता है। तो जी जो चीजें 2 से 3 साल पहले जरूरत थी काइंड ऑफ उन ट्रेन को बनाने के लिए, जैसे आपने कहा कि बाहरी
कंपनीज को लाके उनसे सीख के और अपने जो एक क्वांटिटी का लेवरेज है उसको इस्तेमाल करती हो, वो चीजें काइंड ऑफ पूरी तरीके से जान लेने के बाद में खुद से हम फिर वो प्रोडक्शन कर सकते थे, वही टेक्निक आज के डेट में भी हमें यूज करनी पड़ेगी? या फिर आप कह सकते हो कि रेलवेज थोड़ा बहुत उतना आगे बढ़ चुका है कि आज के डेट में भी हम एल्यूमिनियम को बिल्कुल भी हमें खुद से करने की जरूरत से है या नहीं है? मतलब क्या हमें भारी हेल्प की जरूरत आज भी पड़ेगी उसी लेवल पे जी जो 2-3 साल जी। पहले अभी होती थी? देखिए, प्राइवेट सेक्टर में भी कोई एल्युमिनियम कोच बिल्डिंग का प्लांट नहीं है। एक टीटागढ़ ने एक प्लांट लगा लिया है, कहाँ तक वो पहुंचा है मुझे नहीं पता, लेकिन वो भी मेट्रो कोचेस के लिए। हम्म। तो आपको ये सेमी हाई स्पीड, अब तो हम ये एक फर्क जरूर करेंगे कि 200 किलोमीटर की कैपेबिलिटी जरूर होनी चाहिए, चाहे टिल्टिंग के साथ हो या नहीं। क्यों, ये बहुत डिपेंड करेगा कि जिन सेक्शंस में आप लगाओगे उनमें कर्वेचर कितने हैं। अगर कर्वेचर बहुत नहीं है तो टिल्टिंग का फायदा नहीं, अगर कर्वेचर है तो टिल्टिंग का बहुत फायदा है। और एक सवाल हमेशा उठता है कि टिल्टिंग की अभी रिलायबिलिटी उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मैं नहीं मानता। पेंडोलिनो की कई ट्रेनें जो हैं वो काफी रिलायबल लेवल पे चलती है। तो वो एक साइड सब्जेक्ट हो गया कि टिल्टिंग होगी या नहीं, तो मेरे हिसाब से तो होनी चाहिए उस पर एटलीस्ट आधे ऑर्डर। और लेकिन बॉडी बनाने की कैपेबिलिटी अभी तक भारतीय रेल को या प्राइवेट सेक्टर में भी नहीं है। तो आपको किसी का कॉन्ट्रैक्ट तो किसी को देना पड़ेगा उसी पैटर्न पे। अब आप उस पैटर्न पे देते हो या नहीं, ये तो रेलवे बोर्ड की चॉइस है। अगर ये रेगुलर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, जैसे हमने एलएचबी कोच लिए या ईएफडी लोको या एवीबी लोको तरह का करेंगे, तो फिर हम वो फिर वही 10 साल पुराने पीछे ही जाएंगे। 10 साल बाद भी फिर हम एक कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, खुद नहीं बना पाएंगे। ये आई होप रेलवे बोर्ड इस बात को समझता है। मैंने तो कई मैगजीन्स न्यूज़पेपर में भी लिखा है इसको, और मुझे उम्मीद है कि उसी तरह का कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा। मेजॉरिटी एल्यूमिनियम की अगर आप करने जाओगे तो फिर तो आप 400 ट्रेन जो है वो 3 साल तो दूर, आप 6 साल में भी नहीं बना पाओगे। मेरे फॉर्मूले में तो ये इसकी 1/3 एल्यूमिनियम में जानी चाहिए, जिससे कि अगले 5-6 साल में ये ट्रेनें आ जाएं, 125 एल्यूमिनियम ट्रेन। क्योंकि जिसको भी ऑर्डर दोगे वो 2 साल से 2.5 साल तो उसको लगेगा, और बल्कि 3 साल लगेगा प्रोटोटाइप लाने में। आप बहुत जल्दबाजी करोगे तो भी 2.5 साल लगेगा, और आप कॉन्ट्रैक्ट देने में 6 महीने लगा दोगे अगर अच्छे से काम किया तो इसका मतलब कि वो 3 साल के बाद आनी शुरू होंगी। फिर अगले 3 साल में 120, 125, 130 जो भी आनी आ सकती हैं। तो मेजोरिटी तो मैं नहीं कहूंगा कि एल्यूमिनियम होनी चाहिए, लेकिन हाँ, एक सब्सटैंशियल पार्ट 1/3 और आसपास एल्यूमिनियम का होना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं। कैपेबिलिटी का मैंने जी बताया। जी, कैपेबिलिटी तो अभी नहीं जी। डेवलप हो पाई है, लेकिन पहले से कोई ऐसी स्थिति में बदलाव नहीं आया है। वही है जहाँ थे, तो यही फॉर्मूला लगेगा तभी ये जल्दी आ पाएंगे। जी तो अभी से उम्मीद कर सकते हैं कि रेलवे, जैसे आप कह रहे हो, कि ऐसे रास्ते से जाए कि हम आगे जाके रिलायबल बन पाए, वैसे वाले तरीके से ही जाए। और सर अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम। जी यही सर एक और मतलब एडिशनल पढ़ रहा था मैंने, आपको जो फाइल भेजी थी वहां पे एक और आर्टिकल मेंशन था जहां पे कहा गया कि ये जो नए रेक्स बनेंगे, जो 400 की बात हो जी रही है, वहां पर कुछ वर्जन जो है वो स्लीपर बनेंगे जिनको राजधानी के रूट पर चला गया, ये टीओआई में लिखा है, उन्होंने ऐसे कहा है। तो सर ऐसा हम जी मतलब अज्यूम कर सकते हैं कि जो ट्रेन 20 का कहीं ना कहीं पर कंसेप्ट उसने शुरू किया था, वो कहीं पर इस 400 वालों में से ही कुछ ट्रेन्स के अंदर हमें देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि इतने ज्यादा ट्रेन्स अगर इतनी ज्यादा रूट्स पर भी चलेगी तो उसमें ऑब्वियसली कुछ लंबे वाले रूट्स भी जी होंगे, वहां जी पर जी जी ऑब्वियसली सीटिंग में जाना बहुत लोगों के लिए डिफिकल्ट बन सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो तो ये आपको जो क्या लगता है टीओआई सर? का आप, जी जी। हाँ नहीं, ये जो टीआई का आपने आर्टिकल जिक्र किया, उसमें फिर मेरी ही बात हुई थी टीओआई से, और भी जी लोगों जी। का उसमें कमेंट है। तो मैंने यही कहा था कि अगर आप 400 ट्रेन बनाना चाहते हो वो तो बड़ी अच्छी बात है। फिर अगर आप 400 क्यों, मैं तो 100 तक जाता हूँ। अगर 100 ट्रेन आप डे ट्रेन लेके आ गए, हालांकि ये 102 डे ट्रेन लेके ही आ रहे हैं, गलत है लेकिन, तो आप 102 डे ट्रेन कहाँ, आप इतनी ट्रेन आपके पास है इस लेवल की जिसमें आप चला पाओगे? फिर इसका मतलब आप लो स्पीड सेक्शंस में जाओगे 110 वाले, और उनमें फिर ये जैसे अभी बनारस से इलाहाबाद के बीच में शायद 110 पे ही है। तो आप एक्सप्लॉइट नहीं कर पाओगे एक अच्छी चीज को। मतलब आप घोड़े से आप फिर खच्चर का काम लेने लगोगे। तो
तो ये, हालांकि ये ट्रेन वहां पे भी लो स्पीड के रेंज में भी मोर एनर्जी एफिशिएंट रहेगी, और एक्सेलरेशन अच्छा, टाइम भी कट डाउन करेगी, लेकिन उसका अच्छा एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब जरूरी है कि 100 में ही कुछ स्लीपर वर्जन आप लाते हैं जिससे राजधानी की जगह रिप्लेस करते हैं इनको। तो अब ये पता नहीं कर पा रहे हैं कि नहीं, लेकिन अभी भी मैं कहूंगा कि अगर आप डिजाइन का काम आपने शुरू कर दिया है, थोड़ा बहुत पहले भी हो गया था 2018 में, वहां से ले आगे बढ़िए। अगर डिजाइन का काम आप कंप्लीट कर लेते हैं, अगर लग जाते हैं आपसे, तो 6 महीने में हो जाएगा। आप प्रोटोटाइप वगैरह ऑर्डर करके, मतलब 2023 के अर्ली डे मंथ्स ऑफ 2023 में आप प्रोटोटाइप लाके टेस्ट करा के रेडी कर सकते हो, और उसके बाद 2023 में सीरीज मैन्युफैक्चर भी शुरू कर सकते हो। तो अब ये 102 जो ऑर्डर्ड हैं ऑलरेडी, उनमें करेंगे कि नहीं, थोड़ा डाउट हो रहा है मुझे, क्योंकि अभी तक सुना नहीं कि डिजाइन में कोई जोर शोर से काम हुआ हो रहा हो। लेकिन कम से कम इन 400 में तो एक सब्सटेंशियल पार्ट स्लीपर ट्रेन्स का होना पड़ेगा, वरना आपको डिप्लॉय करने के लिए सेक्शंस या ट्रेन्स आसानी से नहीं मिल पाएंगे जिसमें ये ट्रेन बखूबी अपना काम करे, बजाय इसके कि एक अंडररेटेड काम करे। जी जी। अब ये तो समय जी बताएगा कि फाइनली जी कितने ट्रेन्स कैसे बनती है। तो जी थोड़ा सर अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आपका मेरे को थोड़ा रेलवे के अंदर किस तरीके से काम चलते हैं उसके बारे में पूछ रहा था। यू मे चूज हाउ टू आंसर दिस। आपने सर कहा था कि थोड़ा आपका संघर्ष हुआ था बिटवीन द चेयरमैन एंड द बोर्ड वाइल द प्रपोजल ऑफ ट्रेन 18। तो सर ऐसे मतलब कई सारे लोग मतलब हमें न्यूज सुनने के लिए मिलती है कई बार रेलवे की तरफ से कि हम ऐसी चीजें इंप्लीमेंट करेंगे। कुछ चीजें हो जाती है। मैं खुद इंफ्रा न्यूज कवर करता हूँ। मल्टीपल चीजें आजकल स्पेशली पिछले कुछ सालों से बहुत जल्दी इंप्लीमेंट हो जाती है। बट ऐसे आइडियाज भी होते हैं जो काइंड ऑफ कंसेप्ट की तरह बाहर आते हैं लेकिन फिर वो धीरे धीरे हमें डाई डाउन होते हुए नजर आते हैं। तो सर व्हाट डू यू थिंक मतलब रेलवेज में चेंजेस होने चाहिए ताकि जो चीजें काइंड ऑफ प्रेजेंट की जाती है वो हमें मतलब रियलिटी में जितनी ज्यादा हो सके उतनी होती हुए नजर आए। बिकॉज सर आप सिस्टम के अंदर बहुत लंबे समय तक रह चुके हैं तो आपको मेजरली जो इश्यूज है वो पता होंगे। हाँ बिल्कुल। तो चीजें जो अनाउंस की जाएं वो हो जाएं, ये तो लिहाज मतलब लाजमी है कि हर कोई चाहेगा, वरना अनाउंस करने का फायदा क्या है। अब मैं दूसरे सेक्टर्स की बात नहीं करूंगा, लेकिन रेलवे का रिकॉर्ड अगर आप उठा के देखिए, अनफॉर्चुनेटली तो इस मामले में आपने अभी कहा कि बहुत चीजें हो जाती हैं, मुझे तो बहुत चीजें जल्दी होती नहीं दिखती। आप देखिए, स्टेशन रीडेवलपमेंट का अनाउंसमेंट 15 साल पुराना है। आपके डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कितने सालों से चल रहा है आपको पता है। आपका हाई स्पीड रेलवे जो 2023 तक आनी थी, अब वो 2026 में आधी बन पाएगी, और महाराष्ट्र में मल्टीपल रीजंस हैं, लेकिन हम्म। कोई भी काम बहुत तेजी से हो जाए ऐसा रेलवे का। अब ये मंत्री जब से आए हैं तो इनका थ्रस्ट काफी है इन चीजों पे, और सरकार मदद भी कर रही है, बहुत पैसे दे रही है। इस समय कैपिटल एक्सपेंडिचर का रेलवे रिकॉर्ड कायम करता जा रहा है हर हम्म। साल। यस। जो 50-60 हजार करोड़ होता था वो 2.45 लाख करोड़ पहुंच रहा है। तो उसका रिजल्ट भी दिखना चाहिए, और ऐसे प्रोजेक्ट कंप्लीट होने चाहिए जिससे रेलवे का रेवेन्यू भी बढ़े और विजिबिलिटी भी। जहां तक ये स्पेसिफिक आपने जिक्र किया, इसमें स्ट्रगल तो था ही, तो वो चेयरमैन रेलवे बोर्ड का एक पॉजिटिव रोल रहा था इस सैंक्शन देने में। और एक बार जब सैंक्शन मिल गया तो हमें कहीं देखना नहीं। हमको ना आरडीएसओ से मदद लेनी थी, ना हमको रेलवे बोर्ड से मदद लेनी थी। हमारी टीम इतनी सक्षम थी कि हमें किसी से कुछ चाहिए ही नहीं था। रेलवे बोर्ड ने जीएम्स को एम्पावर कर रखा है, आप कोई भी ऑर्डर डाल सकते हैं अगर सैंक्शन आपके पास है। तो एक बार जब सैंक्शन मिल गया तो हमें कहीं नहीं देखना था, बस सिर्फ हमारी टीम को काम करना था। और केवल टेस्टिंग के टाइम पे आरडीएसओ की टेस्टिंग जरूरत पड़ी, पर हमने ट्रेन बनाने में आरडीएसओ से एक पैसे की मदद नहीं ली, और इसीलिए शायद जल्दी हो भी गया। तो सर मैं जो समझ पा रहा हूँ वो ये है कि एक बार जब आपको मेन चेयरमैन सर से परमिशन मिल जाती है तो बीच का जो फेज है टेस्टिंग के पहले का वहां की आपकी पूरी आप जितने हो सके उतने मेहनत से काम कर सकते हैं। इनफैक्ट आपका स्टेटमेंट मैंने 2-3 जगह पे सुना कि वी वर्क लाइक डोंकीज, हमने गधों की तरह काम किया। हाँ बहुत बिल्कुल। ज्यादा मेहनत की है जिसकी वजह से आपने मतलब इतने कम समय में वो ट्रेन बना पाए जो दुनिया में शायद कोई अगर आप उनको ऑफर भी करते उतने पैसे वैसी ट्रेन बनाने के लिए तो वो हो नहीं पाता। तो फिर से एक बार लाइक आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट यू एंड योर टीम फॉर दैट।
तो सर थोड़ा अगले साल की तरफ बढ़ते विल जस्ट मूव ऑन लिटिल बिट आउटसाइड फ्रॉम दिस ट्रेन 18 ट्रेन 20 और ये 400 ट्रेन से पिछले साल से सर, मतलब पिछले साल से नहीं, पिछले 3 से 4 साल ना रेलवे में इसमें थोड़ा फ्रेगमेंटेशन हो रहा है। मैं मतलब रेल ट्रैक और एक ट्रेन, उस हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। बुलेट ट्रेन जो बन रही है उसके लिए रेलवेज ने NHRCL के जरिए वो काम चल रहा है। जो RRTS बन रही है उसके लिए उन्होंने NCRTC अलग बॉडी बना दी है। जितने हमारे यहाँ पर मेट्रोस चलते हैं कोलकाता को छोड़ दे सर, बाकी मेट्रोस के लिए भी कहीं पर इंडिपेंडेंट बॉडी बन रही है, कहीं पर सिटी। तो सर आपको ये लगता है कि जो फ्रेगमेंटेशन हो रहा है काइंड ऑफ अलग अलग टाइप्स के रेलवेज का, ये जरूरी था, या फिर अगर एक अम्ब्रेला के अंडर ये सब कुछ होता, अभी भी जैसे DFC में काइंड ऑफ रोल है रेलवेज का, तो वो चीजें ऐसे फ्रेगमेंटेशन में ही ज्यादा एफिशिएंट के साथ में काम कर पा रही है, या फिर आपको लगता है कि ये थोड़ा यूनिफाइड अगर होता था तो ज्यादा बेहतर तरीके से काम कर पाता था? क्योंकि हम देख रहे हैं कि कुछ कुछ डिपार्टमेंट्स तो बहुत एक्सेल कर रहे हैं जो स्पीड से कंस्ट्रक्शन वो कर रहे हैं, या फिर अनाउंसमेंट की डेट दी और डेट के समय तक उन्होंने कर भी दिया। एट द सेम टाइम कुछ कुछ, जैसे हमने DFC की बात की, वो बहुत ज्यादा डिले हुआ। तो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट शुड हैव बीन द राइट सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू यू? ये सही हो रहा है फ्रेगमेंटेशन, या फिर यूनिफाइड होना चाहिए था? जी, नहीं, लार्जली तो सही हो रहा है। और रीजन मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपको भी बताया रेलवे का कि जो इतिहास है प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन का कैसा रहा है। तो यहाँ तक लोग कहते हैं कि अगर मेट्रो, ये श्रीधरन साहब तो एक थे ही जिनकी वजह से हुआ इतना, और अगर ये कहीं जी। रेल विभाग के अंडर में होता तो कुछ नहीं, या अभी बनती होती DMRC, अब ये कहते हैं लोग। हम्म। तो इसमें सच्चाई काफी कुछ है। तो मेट्रोज की जो ये प्रोग्रेस काफी तेज होती है, वो अलग जो बॉडी बनाई गई है उसकी फाइनेंसिंग, चाहे सेंटर की भी हो स्टेट की भी हो, फाइनेंशियल क्लोजर करते समय वो वायबिलिटी फंड कहाँ से लोन ले रहे हैं, कर्ज की मल्टीलेटरल एजेंसी से लोन ला रहे हैं, वो सब बात अलग है। तो मेरे ख्याल से ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप जो है वो गलत नहीं है, और हाई स्पीड के लिए भी है, लेकिन इसको मेरे लेफ्ट टू मी, हम रेलवे मंत्रालय के अंडर में नहीं रखता मैं इसको। और ये अब चूंकि दो स्टेट गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, मेट्रोज में तो एक ही स्टेट गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती हम्म। है, तो वो लार्ज कंट्रोल स्टेट गवर्नमेंट का होता है। तो यहाँ पे इन्होंने सेंटर के अंडर में रखा, तो लेफ्ट टू मी, हम तो इसको गडकरी साहब के सर कर देते शायद काम और तेजी से होता। तो खैर, ऑर्गेनाइजेशनल ठीक है वो, थोड़ी बहुत रेल मंत्रालय के कंट्रोल में होने की वजह से चीजें थोड़ी कमजोरी होती हैं। एक RRTS में ये बात जरूर है कि RRTS जो है ये भी अलग SPV बन रही है, इसमें भी फंडिंग स्टेट की, सेंटर की, फिर जो भी लोन एजेंसी उनकी, ये सब रहेगी। ये अलग ऑर्गेनाइजेशन इसकी वजह से बनाना पड़ेगा, वो भी ठीक है। लेकिन हुआ ये है कि MOUD और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के बीच में एग्रीमेंट नहीं है, या रेलवे भी उसको ठीक से परस्यू नहीं करती, तो ये स्टैंडर्ड गेज में बनाए जा रहे हैं और ये विदेशी डिजाइन की ट्रेनें ला रहे हैं। आप मेरे को कोई इस एक सवाल का जवाब दे दे कि 160 किलोमीटर की ट्रेन आप दिल्ली से मेरठ चला रहे हो और विदेशी डिजाइन ला रहे हो, और 160 किलोमीटर की ट्रेन पे मोदी जी हर 15 अगस्त पे कहते हैं कि ये भारत की ट्रेन है। तो ये दोनों के बीच में तालमेल कहाँ है मोदी जी? तो मोदी जी बेचारे, वो तो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो क्या बताएंगे? मैं तो ये कहूंगा कि ये एक अजूबा है कि जिस ट्रेन का प्राइम मिनिस्टर इतनी तारीफ करता हो, वो आपकी दिल्ली मेरठ की लाइन पे अलाउड नहीं है। ICF उसमें बिड नहीं कर सकता। वो कहता है वही बिड कर सकता है जिसने विदेश में सप्लाई की। तो ये आत्मनिर्भर भारत आपके सामने है। और मेरे हिसाब से ये RRTS में, चाहे स्टैंडर्ड गेज की बने चाहे ब्रॉड गेज, इसमें किसी भी हालत में विदेशी डिजाइन नहीं आनी चाहिए। कोई भारत में डिजाइन अवेलेबल है, आप ट्रेन 18 चली रही है, इसके हाल से ज्यादा क्या देखना है? लेकिन वही। अब जो हो रहा है आपके सामने है। तो वही RRTS 180 सर, 180 पे तो ट्रायल्स वगैरह भी हो चुके थे, 1080 में तो 160 तो इजीली भारत में बन सकती थी। साथ साथ अभी कोई बात ही देखते नहीं है। वही। हम्म, और अभी तो इन्होंने और ज्यादा रूट्स अनाउंस किए हैं RRTS के लिए 2 हफ्ते पहले। जी। अभी एटलीस्ट उन रूट्स के लिए उम्मीद कर सकते हैं कि थोड़ा वो चेंजेस लाएंगे, इंडिया के अंदर ही चीजें बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये भी वही उन चीजों में से एक है जो समय और उस समय की सिचुएशंस बताएगी। वो ऐसा है कि फैज साहब एक शायर हुए, उन्होंने कहा है हम्म। कि परवरिश लौह कलम करते रहेंगे, जो दिल पे गुजरती है रकम करते रहेंगे। हमारा काम है, जो मैं समझता हूँ सही, मैं लिखता रहूंगा, बोलता रहूंगा सब जगह। और
किसी न किसी दिन सरकार को समझ में ही आएगा कि आत्मनिर्भर सिर्फ बोलने की चीज नहीं है, उसकी स्पिरिट में जाना चाहिए। जब आपकी अपनी इंडियन ट्रेन उन पे लाइन पे दौड़ सकती है, तो ये क्यों विदेशों की ट्रेन ला रहे हैं आप? किसी दिन सही होगा बात है, जरूर। सही बात है सर। ये मुझे देखिए, एचएसआर जी जी। हाई स्पीड रेलवे की इसमें गलती, हाई स्पीड रेलवे के लिए मैं ये कभी नहीं बोलता। हम्म। आप अपने को सब बड़ा, आप तीसमार खां नहीं समझना चाहिए। हाई स्पीड हम्म। ट्रेन जो है 350 किलोमीटर की, हमारे देश में अभी डिजाइन करने की कैपेबिलिटी नहीं है। तो आप जरूर उसको किसी की मदद से लाइए। एल्यूमिनियम का जैसे मैंने कहा नहीं है, जरूर मदद से लाइए। सिर्फ लाइए तो ऐसा लाइए कि एक बार लाइए और ऐसा सीख जाइए कि अगली बार ना लाइए। ना लाना पड़े। सही है सर। ये बात मैं बहुत बहुत स्ट्रांगली एग्री करता हूँ। और ये इनफैक्ट मुझे काइंड ऑफ एक पूरा आइडिया भी नहीं था कि आरआरटीएस के साथ में ये हो रहा है, इवन दो आई वाज ट्राइंग टू नो अ लॉट अबाउट द प्रोजेक्ट। या आपसे मुझे अभी जानने के मिला कि ऐसा इशू भी चल रहा है आरआरटीएस के अंदर। तो सर लाइक बढ़ते अगले सवालों की तरफ, ठीक है। एक और चीज मेरे को सर आपसे पूछनी थी, लाइक ऑन अ काइंड ऑफ आउटसाइड ऑफ दिस थिंग्स, फ्रैगमेंटेशन के बारे में फिर से। जैसे सर जी। रेक्स हम देख रहे हैं पिछले कुछ सालों से नए नए काफी इंट्रोड्यूस हुए हैं। अभी तो राजधानी भी तेजस के साथ में रिप्लेस हो रही है। इनफैक्ट आपका भी उसमें रोल रहा है। बीच में हमने हम सफर रेक्स देखे थे कुछ सालों पहले। उसके बाद में जो हमारी पुरानी वाली कोचेस है आईसीएफ की, वो कोचेस को भी अंत्योदय रेक्स वगैरह में कन्वर्ट किया गया। तो और ऐसी हमें बहुत सारी रेक्स ऐसी भी है जो लाइक वो एक ही पूरा उतना रेक बन पाया उस डिजाइन के साथ में, उस फैसिलिटी के साथ में। तो काइंड ऑफ रेलवेज हमेशा से ये एक्सपेरिमेंटेशन करती है कि क्या पसंद किया जाता है, क्या स्टिक करता है, उस हिसाब से ये इतने सारे डिजाइन हमें देखने मिल रहे हैं। या फिर ये चीजें गलत है, हमें स्टैंडर्डाइजेशन लाने की जरूरत है कि ये इस तरह की जैसे शताब्दी होती है तो उनके लिए ऐसे ही बनाना है, जो डे ट्रेन है उनके लिए ऐसे ही बनाना है, वो हमें करने की जरूरत है? या फिर जो काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन चल रहा है पिछले कुछ 6 से 7 सालों से, वो भी काइंड ऑफ जरूरी ही है और वो चीजें हमें कंटिन्यू करनी चाहिए? क्योंकि उससे ही कहीं ना कहीं हमें काफी अच्छे, अब प्रोडक्ट सही वर्ड नहीं होगा लेकिन वैसे अच्छी सर्विसेज हमें उसके अंदर से ही बाहर आते हुए नजर आई है कि आगे जाकर क्या बनना चाहिए। तो आपको सर क्या लगता है इसके बारे में? नहीं, देखिए, जब ये वेरिएशंस हैं, जैसे हम सफर है, वो कॉन्सेप्ट ठीक है। वो पूरा, जहाँ तक मुझे याद है, कंप्लीट 3 टियर एसी का कॉम्पोजिट रेक है। हम्म। तो वो एसी 3 टियर बहुत पॉपुलर है और उसमें कॉमन मैन भी चल सकता है। और इसी तरह अंत्योदय आई थी, वो थोड़ा अपग्रेडेड, समझिए जीएस टाइप की कोचेस थी, वो भी ठीक है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी थी जो ट्रेन सेट आने के पहले शुरू की गई और उस समय आइडिया नहीं थी कि ट्रेन सेट आएगी जब शुरू की, जैसे तेजस है। तो अब आज की डेट में तेजस जैसी कोच में पैसा लगाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि देखिए, आप समझिए एक कोच में 4 प्लग डोर जो लगते हैं वो 32 लाख के आते हैं, 4 मिला के। ये बस बार इसके बारे आप में कोई बात नहीं करता है। नहीं, तो आप ट्रेन सेट में भी 32 लाख लगता है, तो केवल उसी में हम्म। लगता है ये नहीं है। तो वो आप एक प्रोडक्ट तो अपग्रेड कर रहे हैं, लेकिन उसका ट्रेवल टाइम आपका कुछ कट नहीं कर पाए, बिकॉज वो बेसिक एलएचबी डिजाइन ही है। तो हम्म। आप उसमें एक्स्ट्रा फेयर अगर चार्ज करोगे तो बड़ा रिलक्टेंटली दे लोग देंगे। और वही है कि आप ये तेजस की जो ट्रेन चल रही देखिए, इसमें बहुत रिम्यूनरेटिव कोई भी नहीं है। लखनऊ से दिल्ली में एक थी, वो तो उसकी ऑक्यूपेंसी लेवल बहुत लो हो गई थी। तो तेजस जैसी चीज के मैं एकदम फेवर में नहीं हूँ। आप जल्दी से जल्दी वो स्लीपर वर्जन बनाइए ट्रेन 18 का और राजधानी को उससे रिप्लेस करिए। तेजस से रिप्लेस करने का तो आज के डेट में कोई मतलब नहीं बनता। इसलिए मैं आपसे मानता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा स्टैंडर्डाइजेशन आप ट्रेन सेट के वेरिएशन के ऊपर अब करिए, और बाकी जो एलएचबी रेक्स बनती हैं वो बनाते हम्म। रहिए। लेकिन ये मतलब अब मैं नहीं एग्री करता। हम सफर वगैरह ठीक है, मैंने पहले ही कहा, क्योंकि वो पॉपुलर कैटेगरी की कोच है। लेकिन अनुभूति कोच में एक बीच में चला दी गई थी, हम्म। अभी पता नहीं क्या हो गया उसका। उसका शायद कुछ एक्स्ट्रा फेयर था। वो ये सब एक ही ट्रेन में का एक्स्ट्रा टाइप की कोच लगा के उसका एक्स्ट्रा फेयर लेना, ये बहुत नहीं जमता। अनलेस कुछ टूरिस्टिक अट्रैक्शन वाली हो, जैसे विस्टाडोम है। विस्टाडोम अच्छा कर रही है, तो जी। वो कॉन्सेप्ट ठीक है। जितना यूनिफिकेशन यूनिफॉर्म कर सके आप चीजें, उतना अच्छा रहे। ठीक है। तो यही मतलब मेरे को जानना था, क्योंकि इनफैक्ट ऐसे हो गया कि कुछ जो पॉपुलर ट्रेन्स है वो आज जिस रेक में दिखती है 1.5 साल बाद किसी और रेक में नजर आ जाती है। ये इनफैक्ट मैंने खुद देखा है। तो उसी से रिलेटेड सवाल मैंने पूछने के लिए डिसाइड किया था सर। कुछ इवन मूविंग मोर आउटसाइड द रेलवेज, मेरे को कुछ चीजें पूछनी थी जो आपने अपने करियर के दौरान की थी। यू आर अ जी। लॉट इनटू दिस काइंड ऑफ क्रिएटिव चीजें। आपने आईसीएफ, आपने कहा था कि एक काइंड ऑफ आर्ट गैलरी की तरह वो बन गई है।
तो हम्म। और बहुत सारे वहां पर मतलब चेंजेस आपने लाए हैं। आपने वो सेल्फी का जो एक कॉर्नर बना था, जो पहले एक काइंड ऑफ एक रबिश रखने की जगह हुआ करती थी। तो सर ये जो सारे कॉन्सेप्ट है, आप जैसे शेर शायरी में भी बहुत ज्यादा शौक वगैरह रखते हो, तो व्हेन इट कम्स टू योर प्रोफेशनल वर्क जो काफी ज्यादा टेक्निकल है, एंड जनरली जब हम बात करते हैं बहुत ज्यादा टेक्निकल काम करने वाले लोगों की, तो दे समहाउ लाइक मेजोरिटी लाइक फॉरगेट्स दीज थिंग्स जो एक होनी चाहिए वर्क प्लेस में। तो ये आप में कहाँ से आता है? ये आपने मतलब कैसे शुरू किया, कैसे आपने कन्विंस किया रेलवे जैसे गवर्नमेंट एजेंसी को कि ये चीजें हमें इंप्लीमेंट करनी चाहिए फैक्ट्रीज में, स्टेशन में, अलग अलग जगह पे? और उसका सर ब्रॉड लेवल पे इम्पैक्ट कैसे रहा है कि उसकी वजह से हमें मेजरली चेंजेस नजर आए हैं काम करने के तरीकों में, दूसरी चीजों में? और अभी क्या उसे इजीली एक्सेप्ट कर लिया जाता है जब ऐसी ही कोई और प्रपोजल किसी और की तरफ से आते हैं तो? हाँ, मेरे ख्याल से पहले इस बात का पहले जवाब दे दूं कि ऐसे प्रपोजल आते हैं तो अब एक्सेप्टेबिलिटी उनकी पहले से ज्यादा तो हो ही गई है, इसमें कोई शक नहीं है। और जहां तक मेरा अपना सवाल है तो ये, हालांकि आई एम ऑल्सो एन इंजीनियर, इंजीनियर्स आर टॉट टू बिलीव दैट 2+2 = 4, पर लाइफ में 2+2 कभी 3 भी होता है, कभी 5 भी होता है। और ये आप इंजीनियरिंग में नहीं सिखाया जाता, जी। ये ह्यूमन सिखाया जाता है। तो थोड़ा मेरा झुकाव उधर था, हालांकि कोचिंग ट्रेनिंग नहीं थी, म्यूजियम्स वगैरह जाते थे, मेरी समझ में नहीं आता था एज एन इंजीनियर, तो थोड़ा समझने की कोशिश की मैंने। और मुद्दे की बात यह है कि देखिए, पिकासो साहब एक पेंटर हो गए हैं, वो कह गए हैं कि आर्ट वॉशेस फ्रॉम द सोल द डस्ट ऑफ एवरीडे लाइफ। आर्ट uplifts, exhilarates, it enriches, it binds, and above all it motivates। तो मोटिवेशन और टीम वर्क का रिलेशन है, आप जानते ही हैं। तो कहीं भी किसी जी। काम में अगर आर्ट को आप पार्ट बनाइए तो टीम वर्क डेवलप होती है, और टीम वर्क डेवलप होती है तो आपका काम ज्यादा अच्छा होता है। और आर्ट ये कोई ऐसी कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है, लोग कहते हैं ये समझ में नहीं आ रहा है। तो ये एक शेर है शकील बदायूनी साहब का कि भेज दी तस्वीर अपनी उनको ये लिखकर शकील, भेज दी तस्वीर अपनी उनको ये लिखकर शकील, आपकी मर्जी है चाहे जिस नजर से देखिए। तो इट इट मेक्स यू थिंक। कोई हम्म। जरूरी नहीं है कि कोई इसमें आप अपना उसमें आप समझिए और अपनी मतलब निकालिए, लेकिन इस सब का इम्पैक्ट एक मोटिवेशन की तरफ होता है। सो आई बिलीव इट दैट हेल्प्स, एंड इट हैज हेल्प इन रेल व्हील फैक्ट्री इन बैंगलोर डिवीजन, इन सिकंदराबाद, इन आईसीएफ ऑफ कोर्स, बिकॉज आईसीएफ में ज्यादा टाइम है मुझे मिला ये सब करने के लिए। और सिंस आई वाज जीएम इट वाज इजियर फॉर मी, एक्सेप्टेबिलिटी धीरे धीरे आगे आई है। और दूसरा वो एक बात ह्यूमन रिसोर्स की है कि भाई जितनी भी मशीनें आ जाएं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाए, कुछ भी आ जाए, पर जो ह्यूमन रिसोर्स का कंट्रीब्यूशन है किसी भी काम को करने में, वो कभी कम नहीं होगा। हम्म। और वो इतना ज्यादा है कि अगर आप सिर्फ अपने ह्यूमन रिसोर्स को अपने से साथ मिला लें, चाहे आपको कुछ नहीं आता हो, आप चाहे टेक्निकली जीरो हो, अकाउंटिंग की आपको कोई नॉलेज ना हो, आपको अगर इतना कर लीजिए कि आपकी टीम आपके साथ हो जाए, तो आप समझिए आधा काम आपका हो। तो आई ऑल फर्मली बिलीव इन दैट। उसी पे एक शेर है जो अक्सर सुनाता रहता हूँ मैं, कि एक लफ्ज से मोहब्बत का अदना ये फसाना है। लव से मोहब्बत यानी दिस वर्ड लव हैज अ ब्रीफ स्टोरी, कि एक लफ्ज से मोहब्बत का अदना ये फसाना है, सिमटे तो दिले आशिक और फैले तो जमाना है। जी। तो ये प्रिंसिपल है लाइफ के, जो चाचा लोग हमारे पोएट लोगों से सीखे और हम इस्तेमाल करते रहते ये सर मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं की थी कि फैक्ट्री जैसे एनवायरनमेंट के अंदर भी इंप्लीमेंट की जा सकती है, तो वो देख के बहुत अच्छा लगा। सो विल सर रैप अप विद सम क्विक क्वेश्चंस जो मैं मतलब अगेन ऑन अ पर्सनल लेवल पूछना चाहूंगा आपसे। हैं। जी हाँ जी। फ्यूचर ऑफ रेलवेज, सपोज वी कंसिडर द नेक्स्ट 100 years, क्या देखते हो आप आपके हिसाब से कि होगा अगले 100 सालों में इंडियन रेलवेज में? और व्हाट वुड यू लाइक टू सी अपनी तरफ से? क्या हो सकता है मतलब आपके इमेजिनेशन में क्या होना चाहिए, और एक्चुअल रियलिटी में क्या हो सकता है प्रैक्टिकल चीजों को देखते हुए? ये आपको क्या लगता है? हाँ, बहुत मुश्किल ये सवाल आपने पूछा, क्योंकि 100 साल आगे देखने की क्षमता मुझे नहीं लगता मेरे में है। बिकॉज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ऐसा हो रहा है आजकल की,
ये अभी बहुत चीजें ऐसी जरूर होंगी हमारे ही लाइफ टाइम में, 100 साल तो दूर की बात है, जो कुछ ऐसी होंगी जो हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी जो आपने पूछा है, तो मुझसे कोई अगर 30 साल पहले पूछता, तो मैं तो यही कहता कि अगले 30 साल बाद आई वुड लाइक टू सी हाई स्पीड ट्रेन रनिंग ऑल ओवर द कंट्री। तो लेकिन हाई स्पीड ट्रेन की उतनी ही रेलेवेंस है, लेकिन हमारे पास अभी एक भी नहीं है। तो एक तो बड़ी सिंपल सी चीज है कि बहुत क्विकली नहीं, बिकॉज अभी हमें बहुत पक्का नहीं पता है कि हाई स्पीड ट्रेन हमारे यहाँ कितनी सूटेड है। लोग उसी पे डिबेट करते रहे 25 साल। हम्म। मैं तो यही कहता एक दो बना लो, फिर डिबेट करो। आप एक दो बनाने में 25 साल लगा ली, तो मैं मेरे एक माइंड में एक आता है कि 100 साल तो नहीं आऊंगा, लेकिन 25-30 साल में इंडिया की मेजर सिटीज सब हाई स्पीड ट्रेन से कनेक्ट हो जाए। और हाइपर लूप पे भी अभी मैंने लिखा है, तो मैं कोई एक्सपर्ट तो नहीं हूं, पर मुझे ये लगता है कि इसमें बहुत प्रॉमिस है। और अगर हाइपर लूप वाकई सक्सेसफुल हो गया, तो ये सारे मोड्स फिर पिछड़ जाएंगे। हम्म। तो आप लीड हाइपर लूप में लीड ले लीजिए, कोई दूसरी दो सिटी के बीच में हाइपर लूप आप अप्रूव कर दीजिए, ये जानते हुए भी कि अभी प्रूवन नहीं है। हो सकता है कि प्रोजेक्ट अच्छा ना माना जाए, लेकिन ठीक है, इंडिया एक बड़ी कंट्री है, इट कैन अफोर्ड। तो मैं सिर्फ 50 साल तक पहुंच पा रहा हूं, तो मैं एक मॉडर्न मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट रेलवेज को कन्वर्ट होते हुए देखना चाहूंगा। अब वो हाई स्पीड ट्रेन के जरिए हो, चाहे हाइपर लूप के जरिए हो। और 50 साल के बाद अगले 50 साल में क्या क्या बदलाव आएंगे, ये बड़ा मुश्किल है कह पाना अभी। हम्म। इसलिए मैं कुछ ना बोलना चाहूंगा वहां पे। तो उम्मीद करता हूँ सर आपने जो 2-3 दशक तक का रखा है वो हमें एक्चुअल में रियलिटी में होता हुआ नजर आएगा। जी, हाँ, कम से कम उतना हो जाए। हाँ, वही बहुत अच्छी बात होगी देश के लिए। एंड सर लाइक अ फाइनल क्वेश्चन, दो क्वेश्चन है, एक लास्ट तो मैं आपसे ओपिनियन चाहता हूँ, लेकिन उसके पहले एक क्वेश्चन है। ठीक है, आपने सर बहुत लंबा समय एक ऑर्गेनाइजेशन में गुजारा है, स्पेशली सर इफ यू टॉक अबाउट आवर जनरेशन, जो अभी हम लोग 30s में, हम लोग सर रहते नहीं है एक कंपनी में या एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत जी लंबे जी समय तक। आपने सर 3-3.5 दशक जो है रेलवेज के अंदर गुजार दिए। तो मेरे को जी। आपसे जानना है सर, वाइल वर्किंग इन रेलवेज, व्हाट केप्ट यू मोटिवेटेड फर्स्टली, और दूसरी बात सर, व्हाट वाज द बेस्ट पर्टिकुलर थिंग, मे बी इट चेंज थ्रू आउट द इयर्स, लेकिन वो कौन सी ऐसी चीज थी जिसकी वजह से आपको मतलब ऐसा लगता था कि हाँ मेरे को अच्छा लगता है रेलवेज में काम करना। हाँ, देखिए, ये सिर्फ रेलवे की बात नहीं है। आप चाहे पेप्सी कोला बेच रहे हो सड़क पे, या दुनिया में पेप्सी कोला के सीईओ हो जैसे इंदिरा नूरी थी, जी। या रेलवे में आप काम करते हो, पहली जो जरूरत है किसी भी सक्सेस के लिए, और सक्सेस से पहले किसी भी खुशी के लिए, वो ये है, जो मैंने शेर आपको पहले सुनाया, कि आपको काम जो आप कर रहे हैं उससे प्यार होना चाहिए। जी। अगर काम आपसे प्यार नहीं है, तो साल भर मुश्किल है आपके लिए, 30 साल मुश्किल तो कोई बात ही नहीं है। और अगर काम से प्यार है, तो पूरी उम्र आप गुजार दीजिए और प्यार में निकल जाएगी। तो वो रेलवे आप ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे देखिए, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है कि कम से कम भारत में आप देखिए, जो छोटे बच्चे खिड़की की सीट के लिए दौड़ते थे, क्यों? क्योंकि थ्रू दी विंडो ऑफ अ इंडियन रेलवे ट्रेन यू सी दीज लिटिल जॉयज, द पेथोस, पोइग्नेंसी, ट्राइट, ट्रिवियल, डेसोलेट हियर, क्राउडेड देयर। मतलब टेंडर, रोबस्ट, आपको जो सारा स्लॉथ, एक्सर्शन, ग्राइंड सब सब दिखता निकल है जाता वहां है। से। एक मिनी इंडिया पास होता है, और एक मार्वेलस, एक मैजिकल सी चीज आप देखते हैं। ये ऐसा ऑर्गेनाइजेशन था, तो फिर इससे मोहब्बत होना तो बड़ा लाजमी था। तो मुझे तो चूंकि रेलवे से इतनी मोहब्बत थी, और सारी इसकी खामियों के बावजूद, क्योंकि तमाम, एक दो नहीं है, खामियों की कमी नहीं है, आपको काम करने के में क्या क्या दिक्कत आती है, सबके बावजूद इतना प्यार था कि कोई कभी 35 साल 40 साल जितने भी रहे, वो पता ही नहीं चला। तो लेकिन ये रेलवे क्या, किसी भी काम के लिए ये सच है कि अगर आपको जो काम कर रहे हैं उसमें आपका दिल नहीं है, आपकी मोहब्बत नहीं है उस काम से, तो अगर आपका पेट पूजा का सवाल ना हो, तो उसमें मत रहिए, आप वो छोड़ दीजिए। ऐसे काम में जाइए जो जिसमें आपको, आपका दिल जहां करता हो काम करने का, काम से मोहब्बत होनी चाहिए। तो ये सिंपल सा जवाब है आपका। तो हमें तो शुरू से मोहब्बत थी, इसलिए कभी पता ही नहीं चला कि हम 30, एक्चुअली 35 भी नहीं थे वो एग्जैक्टली। अगर अप्रेंटिसशिप पीरियड, हमारा जो डिग्री, 4 साल की डिग्री का कोर्स था, वो छोड़ दें, वो भी रेलवे में था, तो 38 साल के करीब करीब मैंने रेलवे में किए।
जी। बहुत बहुत लंबा समय। और सर ये सवाल मैंने स्पेसिफिकली इसलिए पूछा क्योंकि मेरी जो ऑडियंस है वो 18 से लेके 24 साल के बीच वाली ज्यादातर है। और कई बार ऐसे कमेंट्स भी आते हैं हाँ जहां पर पीपल आर काइंड ऑफ डीमोटिवेटेड विद देयर वर्क। तो उसके लिए मतलब मैंने आपसे ये सवाल पूछा कि हाउ डिड यू स्टे मोटिवेटेड। एक फाइनल चीज सर, एन जी। ओपिनियन फ्रॉम योर साइड। हम रेलवे से बहुत ज्यादा उम्मीद करते हैं एज लाइक यू कुड से यूजर्स ऑफ रेलवेज, कि रेलवेज ये करा दे वो करा दे। बट जी। यूजर्स पॉइंट ऑफ व्यू हम बहुत कम चीजों पर ध्यान देते हैं। एक बेसिक चीज है क्लेanलीनेस या टिकट खरीदना, इन चीजों पर भी लोग जो है इतना ध्यान नहीं देते आज भी देश के अंदर। सो व्हाट डू यू थिंक पर्सन लाइक मी और एनीवन ऑफ माय एज और एक जनरल सिटीजन जो है देश का, वो ऐसे कुछ कर सकता है जो शायद रेलवे हो या कोई दूसरी गवर्नमेंटल बॉडी हो अपनी तरफ से जो कंट्रीब्यूशन दे सकता है, ताकि और हम भी उसे, हम तो सर डायरेक्टली फैक्ट्री में जाकर काम नहीं कर सकते, तो वो हम हमारी तरफ से क्या कर सकते हैं ताकि ओवरऑल चीजों में हमें बेहतरी नजर आए। जी, तो ये तो बड़ी नेचुरल सा इसका जवाब है कि भाई आप एक अच्छे सिविलियन की तरह रेलवे का इस्तेमाल करिए, और सफाई उसमें सबसे पहले आती है। और ऑनेस्टली आप टिकट खरीदिए, और जितने रेलवे के नियम कानून है उसको फॉलो करिए। लेकिन रेलवे को पब्लिक की तरफ नहीं देखना है कि आप ये करिए। रेलवे को वो माहौल पहले पैदा करना है कि पब्लिक ऐसा करे। यही पब्लिक है जैसे मेट्रोज में जाती है तो वहां गंदगी नहीं करती हम्म। ना, तो रेलवे में ही क्यों करती है? तो ये तो इसका पहला सॉल्यूशन, इसका दारोमदार पहले रेलवे पे ही डालो। और पब्लिक से क्या उम्मीद है तो मैंने बता दिया आपको। जी। तो ये शुरुआत रेलवे से होनी चाहिए, और फिर पब्लिक धीरे धीरे समझ जाएगी, और वो मेट्रो की जो क्लेanलीनेस लेवल है वहां तक पहुंच जाएगी। जी। और सर देखने मिल भी रहा है चेंज, अगर हम कंपेयर करें जी। तो आंखों से वो चीजें पहले हमें से। हम तो वैसे बहुत ही, फिर भी हमें देखने मिली है वो चीजें। और बेहतर जी। होगा सब कुछ, ऐसा हम अभी देखते हैं आगे जाके। ठीक है, थैंक यू सो जी। मच सर, आपने अपना कीमती इतना चलो। समय निकाला हमारे लिए। ठीक है, ऑडियंस को मैं फिर से एक बार कहना चाहूंगा, सो इट वाज सुधांशु मनी सर, फादर ऑफ ट्रेन 18 वंदे भारत एक्सप्रेस, जो आज हमारे साथ में जुड़े थे। सर उम्मीद करते हैं कि आज जो आप सेपरेट काम कर रहे हो अपने रेलवेज के जर्नी के बाद में, यू आर डूइंग मोटिवेशनल स्पीचेस, आप लिख रहे हो चीजें, और वो पढ़ के काफी अच्छा लगता है आए दिन सर, नॉट लाइक नोइंगली, लेकिन आ जाते हैं आर्टिकल्स आपके सामने जो पढ़ के काफी अच्छा लगता है। तो उम्मीद करते हैं सर आप ऐसी चीजें लिखते रहेंगे, सो दैट दी यंगर जनरेशन नॉट ओनली गेट्स टू नो अबाउट थिंग्स, बट उनको साथ साथ एक प्राइड फीलिंग आप कहिए, या फिर आप कहिए एक खुद से कुछ करने का जो फीलिंग है, जैसे एक रिजेक्शन का फीलिंग हमेशा रहता है देश की तरफ, रिस्पॉन्सिबिलिटी झटकने का फीलिंग होता है ज्यादातर लोगों में, वो ऐसे आर्टिकल्स पढ़ने के जैसे रिवर्स होती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप ऐसे जो कर रहे हो वो कंटिन्यू करेंगे सर। और वापस एक बार थैंक यू सो मच, आपने ज्वाइन किया, समय दिया आपसे। थैंक्स। एंड सर उम्मीद करते शुक्रिया। हैं सर जल्दी मिलेंगे।